Good morning, students. Today, in this video, we will study examples of exercise 6.5 from the book Partial Differential Equations of Jeevan Sons Publications. In this video, we mainly study solution of linear hyperbolic equations. In the present section, we shall solve the general linear hyperbolic partial differential equation of second order by Riemann method. तो जो आपकी लीनियर हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैनोनिकल फॉर्म में है, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, जो आपको याद रखनी है कि इसमें आपका करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई होता है, प्लस में ए इंटू में करली जेड बाय करली एक्स प्लस बी इंटू में करली जेड बाय करली वाई प्लस सी जेड, और राइट साइड में होता है आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वेयर ए बी सी जो है वो ये कांस्टेंट नहीं है, क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपको इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना यहाँ पर सीखना है, और ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम क्या है आपका, रीमान मेथड। ठीक है, तो अब ये जो आर्टिकल है ये आपको कंप्लीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल का जो पार्ट या इक्वेशन या जो टर्म्स आपकी एग्जाम्पल्स में यूज होगी वो मेन पार्ट में आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अब आपका जो कर्व है, लेट अस अज्यूम दैट z curly z by curly x curly z by curly y are prescribed on the curve C in the xy plane. We want to find the solution of equation 1 at an arbitrary point xi और eta. क्या करना होगा आपको हर क्वेश्चन में, एक कर्व एक्स वाई प्लेन पे जो एक कर्व सी है इसकी एक इक्वेशन आपको गिवन होगी, किसी भी टाइप का ये कर्व हो सकता है, आपको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्साई ईटा लेना होगा और उसके विद रिस्पेक्ट टू इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या निकालना होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम कैसे वर्क करेंगे, आपने इस कर्व सी का एक आर्क पोर्शन आपने चूज कर लिया, तो यहाँ देखो इसने एक आर्बिट्रेरी कर्व ड्रॉ करके दिखा रखा है ए बी, और एक्स वाई प्लेन में ये एक पॉइंट चूज कर लिया एक्साई और ईटा। ठीक है, और हमने क्या माना है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू कर्व जो आपका ये डिस्टेंस है इसका, ये आपका ईटा है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है, एक्साई है। ठीक है, PB जो है वो आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस है और PA जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और जो इनके बीच का ये जो रीजन बनेगा इसे हम किससे डिनोट करेंगे, D से। ये जो D रीजन है ये आपका इस कर्व की जो आर्क और ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं एक्साई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्साई और वाई इज इक्वल टू ईटा के बीच में एनक्लोज्ड होगा। तो जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपना जो भी कर्व सी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसको ड्रॉ करेंगे, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, उनके बीच का एनक्लोज्ड एरिया डी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब जो ये आपका ऑपरेटर L है, ये ऑपरेटर L कैसे लिया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी ना मैंने, इसमें से मान लो आप यूँ सोच लो कि आपने Z छोड़ दिया, तो ये आपका करली स्क्वायर बाय करली एक्स करली वाई, ए करली बाय करली एक्स प्लस बी करली बाय करली वाई प्लस सी, तो ये जो आपका ऑपरेटर है इस ऑपरेटर को आप क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर L। तो जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे एल ऑपरेटर से डिनोट कर दिया तो आप गिवन इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एल इंटू में जेड और इज इक्वल टू में आपका फंक्शन एफ एक्स वाई। ठीक है, ये भी आपने ये वाला स्टेप भी लर्न करना है। लेट डब्ल्यू बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई हैविंग कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ये डब्ल्यू जो है आपने एक फंक्शन चूज करना है जिसका कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव होगा फर्स्ट ऑर्डर का। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए।
यहाँ से अभी आपको एक्चुअल में आर्टिकल का ये जो पार्ट है ये आपको भी एग्जैक्टली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली अब आपने ये याद रखना है, ये जो W मैंने अभी ऊपर डिफाइन किया था, इस W को आप क्या कहेंगे, ग्रीन फंक्शन या रिमान्स ग्रीन फंक्शन। और ये जो W है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मेनली जो है आपने ये वाली जो कंडीशन है स्पेशल याद रखनी है, जिसे आप एग्जाम्पल में मेनली यूज करेंगे। क्या कहता है, एट पॉइंट P, जो भी आपका P पॉइंट कौन सा था मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, P पॉइंट था ये जो आपने जिसके कोऑर्डिनेट लिए थे एक्साई और ईटा, कि ये जो पॉइंट होगा, एक सेकेंड, इस पॉइंट पर ये जो W फंक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, द वैल्यू ऑफ W एट पॉइंट P xi eta इज 1। तो जब आप एग्जाम्पल्स में ग्रीन फंक्शन W को डिफाइन करेंगे तो आप हमेशा इसकी वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, 1 एट पॉइंट P xi eta। और वैसे अगर पढ़ना चाहें कि करली W बाय करली x आपका BW होगा ऑन y इज इक्वल टू ईटा, करली W बाय करली y, ये यहाँ से अगर विजिबल ना हो, जो है वो आपका AW होगा ऑन x इज इक्वल टू xi। लेकिन मेनली जो आपने एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी यूज करनी है वो क्या यूज करनी है कि एट पॉइंट P W फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अब ये जो आपको इक्वेशन नंबर 8 गिवन है, ये ही सबसे मेन रिजल्ट है जो आपको लर्न करना है कि जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन की ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, तो आपने यही फार्मूला यूज करना है एग्जांपल्स में, कि z की वैल्यू एट पॉइंट P इज इक्वल टू WZ एट पॉइंट A माइनस इंटीग्रल फ्रॉम A टू B WZ A dy माइनस B dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम A टू B Z करली W बाय करली y dy प्लस W करली Z बाय करली x dx प्लस डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन D W LZ dx dy। और LZ किसके इक्वल है, आपका फंक्शन fxy के, मैंने जब L डिफाइन किया था तभी आपको रिपीट भी किया था। तो ये जो इक्वेशन है गिव्स द वैल्यू ऑफ z एट एनी पॉइंट P xi eta when the value of z and curly z by curly x are given on the curve AB। लास्ट जो पेज है, अभी मैं फिर से आपको समराइज करूंगी, यहाँ पर ये दो इक्वेशंस गिवन हैं जिनमें आपको एक्सप्लेन किया गया है वैल्यू निकालने के दो डिफरेंट मेथड्स। तो अब आपके पास सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन 8, इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 तीन केसेस हैं, लेकिन कौन सा केस कब अप्लाई करना है वो यहाँ नोट में एक्सप्लेन किया गया। कहता क्या है कि क्वेश्चन में अगर z करली z बाय करली x करली z बाय करली y, अगर ये तीनों वैल्यूज गिवन है कर्व C पर, अगर आपको जो कर्व C गिवन होगा उसके साथ इन अगर तीनों ही दोनों पार्शियल डेरिवेटिव की और z की वैल्यू गिवन है, तो आपने क्वेश्चन में यूज करनी है इक्वेशन 11 और 12। लेकिन अगर सिर्फ आपको z और करली z बाय करली x की वैल्यू गिवन है ऑन कर्व C, तो आपको इक्वेशन यूज करनी है 8। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ आपका यही वाला मेथड यूज हो रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन और एग्जाम्पल में कर्व C पर आपको सिर्फ z और करली z बाय करली x की वैल्यू ही गिवन है। तो आपने यहाँ हर क्वेश्चन में सिर्फ आपने इक्वेशन 8 अप्लाई करनी है, लेकिन ये आर्टिकल तो आपको जनरल मेथड एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए उसने यहाँ ये भी बताया है कि अगर वैल्यू z
करली z बाय करली x और करली z बाय करली y की कर्व C पर गिवन होगी, तो आपने इक्वेशन 11 और 12 यूज करनी है सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये दोनों इक्वेशंस आप लर्न करेंगे किस लिए, ताकि अगर आपका 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाए कि बाय रीमान मेथड अगर वैल्यू आपकी x करली z बाय करली x और करली z बाय करली y की ऑन कर्व C गिवन है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज होता है, या ये इक्वेशन दे दें कि ये इक्वेशन कब यूज होती है, तो ये एज ए रिजल्ट आपने लर्न करनी है। ठीक है, अब एक बार जरा सा समराइज करते हुए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आर्टिकल में से आपने क्या क्या लर्न करना है। मेथड का नाम है रीमान मेथड। आपकी लीनियर हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैनोनिकल फॉर्म में जो होती है वो जनरल फॉर्म ये है। लीनियर तो ये यूं है क्योंकि देखो किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव की कोई पावर नहीं है, कोई भी दो पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, z की भी कोई पावर नहीं है, z भी किसी पार्शियल डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, स्मॉल ABC फंक्शन है एक्स वाई के। ठीक है, आपको इसी टाइप की इक्वेशन का क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया जाएगा। क्या चेंज होगा क्वेश्चन में, ए बी सी और एफ ऑफ एक्स वाई इन तीनों की जगह कोई डिफरेंट फंक्शंस यूज हो रहे होंगे। फिर क्या गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, ये एक कर्व सी गिवन होगा, आपको वो कर्व अपना उसकी एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है क्वेश्चन में, प्लस आपने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लेना है एक्साई ईटा, और ये पैरेलल लाइन उसके साथ कर्व तक ड्रॉ कर लेनी है, और उसके बीच का रीजन आपने बना लेना है डी। अब आपको सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन 1 का एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्साई और ईटा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे आप क्वेश्चन में, एल ऑपरेटर आपका क्या हो गया, सिंपल नोटेशन के लिए उसने एक्सप्लेन करा है कि लेफ्ट साइड पर आप सब z को हटा दीजिए, तो जो भी आपके पार्शियल डेरिवेटिव और कांस्टेंट जो बच गए हैं फंक्शन, वो आपका एल ऑपरेटर हो गया। तो गिवन इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में आप LZ इज इक्वल टू fxy लिख सकते हैं। W जो होगा स्मॉल, वो आपका फंक्शन होगा xy का हैविंग कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब उसके साथ वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तभी वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रीन फंक्शन या रीमान ग्रीन फंक्शन। क्या क्या कंडीशन थी, 4 कंडीशंस थी, ये चारों कंडीशन आपने 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो ज़रा मैं तुम्हारे लिए एडिशनल एक ये m फंक्शन और डिफाइन कर देती हूँ। m फंक्शन की भी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, ये रही, यहाँ पर इसने ये m फंक्शन को एक्सप्लेन करा है, तो आप एडिशनली 2 मार्क्स के लिए इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं। जो फंक्शन m है वो क्या है, एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ ऑपरेटर l। ठीक है, कैसे डिफाइन करा है इसने, आप इसको ज़रा एक मिनट, मैं एक बार आपको l ऑपरेटर फिर से दिखा देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो आपका l ऑपरेटर था ना, अब ये इसका क्या निकाल रहा है, एडजॉइंट ऑपरेटर। तो एडजॉइंट निकालने के लिए देखो, ये था आपका करली स्क्वायर एक्स बाय करली एक्स करली वाई प्लस ए करली बाय करली एक्स प्लस बी करली बाय करली वाई प्लस सी। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, करली स्क्वायर डब्ल्यू करली एक्स करली वाई माइनस करली ए डब्ल्यू बाय करली एक्स माइनस करली बी डब्ल्यू बाय करली वाई प्लस सी डब्ल्यू। क्या चेंज है, ध्यान से नोटिस करोगे, यहाँ दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, एल ऑपरेटर में सारी टर्म्स पॉजिटिव थी, एल ऑपरेटर के साथ इसने डब्ल्यू ऑपरेट कर दिया और जो कांस्टेंट ए बी थे उन्हें कर्ल के साथ रख लिया, बस यही डिफरेंस है। तो आप इसकी 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये डेफिनेशन याद रख लेना, प्लस आपने W जो फंक्शन है वो क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद आपका ग्रीन फंक्शन बन जाता है, वो चारों प्रॉपर्टी आपने 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। और अब यहाँ पर ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी मेन है जिसे आप अपने एग्जांपल्स में यूज करोगे कि एट पॉइंट P W की वैल्यू क्या होती है, 1। नेक्स्ट आ जाइए, फिर आपने जो सॉल्यूशन निकालना है
उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, 8th इक्वेशन। लेकिन इस पे क्या कंडीशन है कि इक्वेशन कब यूज होती है, जब आपके z और करली z बाय करली x सिर्फ यही दो वैल्यू ऑन कर्व ए बी या सी आपको इनकी वैल्यूज गिवन हो। अगर साथ में करली z बाय करली y भी गिवन होता तो हम ये इक्वेशन 8th ना यूज करके क्या यूज करते, इक्वेशन नंबर 11 और 12। तो आपने इक्वेशन 8th याद रखनी है, इक्वेशन 11th और 12th याद रखनी है, और आपने ये एक नोट याद रखना है। अब आपको ये सब समराइज हो जाएगा, तब हम अपना सिंपल एग्जांपल 1 स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन करली स्क्वायर z बाय करली x करली y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस वाई सच दैट z आपका क्या है 0, करली z बाय करली x है 2y बाय एक्स प्लस वाई, कौन से कर्व के ऊपर, y इज इक्वल टू x। तो ये जो y इज इक्वल टू x है ये अब आपका हो गया वो कर्व C। इस कर्व C पे आपको z और करली z बाय करली x की वैल्यूज गिवन है, तो अब आपने इक्वेशन नंबर कौन सी यूज करनी है, 8th। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब जरा ध्यान से देखो, ये आपकी गिवन इक्वेशन है, मैंने इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा, तो अब जरा ध्यान से देखो ये वाली दोनों टर्म तो आई ही नहीं ना, तो ए बी सी तो तीनों हो गए 0। राइट साइड पर जो फंक्शन है वो है एफ एक्स वाई, उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 बाई एक्स प्लस वाई। हाँ जी, द एडजॉइंट ऑपरेटर एम ऑफ ऑपरेटर, इसका फॉर्मूला भी आपने ये करा था। तो मैं क्या करूं, इसमें ए बी और सी की वैल्यू पुट करते ही आपकी ये तीन टर्म तो क्या हो गई 0, आपका सिर्फ बचा ये, यानी कि एम ऑपरेटर किसके इक्वल आ गया, करली स्क्वायर बाय करली एक्स करली वाई। अब आपको ग्रीन फंक्शन आपने क्या चूज कर लिया 1, z और करली z बाय करली x की वैल्यू गिवन थी ये आपको, ये तो स्टेटमेंट में ही गिवन है। अच्छा, अब कर्व C क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स, देखो मैंने एक स्ट्रेट लाइन चूज कर ली। ठीक है, अब आपने एक पॉइंट चूज करना था P एक्साई ईटा, ये आप यहाँ चूज कर लो, यहाँ चूज कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्ट इसकी क्या पोजीशन है। हमने इससे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, तो ये जो आपका वर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, x इज इक्वल टू एक्साई, ये है आपका y इज इक्वल टू ईटा। अब क्योंकि ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा उसका x और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, सेम। तो ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू ईटा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ईटा ईटा, और इसके हो गए एक्साई और एक्साई। ठीक है और ये जो आपका क्लोज्ड रीजन है ये आपका क्या बन गया, D। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा, जो अभी पीछे आर्टिकल में आपकी इक्वेशन नंबर 8th थी, मैंने एग्जैक्टली वो इक्वेशन यहाँ लिख दी। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, एट अब z क्या दी गिवन है आपको, y इज इक्वल टू एक्स पे z की वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 0। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ ये जो पॉइंट A है ये पॉइंट किस लाइन पर लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स पे। अब इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट पर z की वैल्यू 0 है, तो ए पॉइंट पर भी 0, तो यानी कि ये टर्म क्या बन गई आपकी 0। ठीक है, अब इधर आ जाओ, a टू b आपने इंटीग्रल कर रहे हो। अब a टू b इंटीग्रल में जब आप इस वाले पार्ट को देखोगे, a टू b यानी कि आप जा रहे हो इसी स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है ना। जब a से b तक जा रहे हो हर पॉइंट पर z की वैल्यू क्या है 0, तो ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें हर पॉइंट पे जब z 0 है तो इस इंटीग्रल में लास्ट आंसर तो आपका ये 0 ही आ जाएगा। थर्ड पार्ट पर आ जाओ, a टू b में आपका z 0 है इसलिए ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। इधर आए तो आपका w क्या है यहाँ पर 1, w को मैं 1 पुट कर दूँ, फिर आपको चाहिए करली z बाय करली x। अब करली z बाय करली x की वैल्यू थी ये ऑन y इज इक्वल टू एक्स। अब मैं अगर इसमें x और y को सेम पुट कर दूं तो ये बन गया 2y अपॉन में y प्लस वाई, 2y बाई 2y वैल्यू कितनी हो गई 1, तो w की वैल्यू 1, करली z बाय करली x की, क्योंकि a टू b आपका पूरा यही कर्व चल रहा है उसकी वैल्यू 1, तो ये इंटीग्रल बन गया सिर्फ dx एट पॉइंट a। अब सिर्फ dx मतलब आपने सिर्फ x की लिमिट्स देखनी है, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ईटा ईटा और b के कोऑर्डिनेट है एक्साई एक्साई,
तो जब मैं a से b जाऊं और x की लिमिट चेक करूं तो क्या हो जाएगी, ईटा से एक्साई। तो देखो मैंने यही लिमिट लगा दी, ठीक है। अब बात आ जाती है ये, आपने ये सरफेस इंटीग्रल निकालना है, डबल इंटीग्रल ओवर डी w एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। डब्ल्यू की वैल्यू तो आपने 1 चूज की हुई है, एफ एक्स वाई की वैल्यू 1/xy आपको गिवन है, x प्लस वाई। अब आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू x और y क्या करना था, इंटीग्रेशन। यहाँ वैसे आपकी मर्जी है, आप किसी भी क्वेश्चन में पहले विद रिस्पेक्ट टू x और फिर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको जैसे सिंपल लगे आप इसे चूज कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने इसमें पहले करा विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करूं तो जरा इस रीजन को ध्यान से देखो। इस रीजन में y की मिनिमम वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, ईटा से, ठीक है। और लास्ट वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी कि हमारा जो दूसरा वेरिएबल है कहाँ तक, x तक, ठीक है। फिर अगर इस रीजन में हम x की वैल्यू को देखें तो x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखें तो ईटा से, और कहाँ तक जा रही है आपकी एक्साई तक। तो देखो मैंने ये दोनों लिमिट्स लगा दी। पहले मैं अब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रही हूँ, 1/x प्लस वाई का इंटीग्रेशन log x प्लस वाई। क्यों, ये एक्चुअल में क्या है, a तो कांस्टेंट है ना जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हो। लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट करके आपका फंक्शन बन गया ये। अब क्योंकि ये लॉगरिथम फंक्शन है जिसके इंटीग्रेशन का ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, तो u इंटू वी लगाने के लिए मैंने इंटू में क्या ले लिया, 1। तो अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, बाय पार्ट्स करेंगे। देखो फर्स्ट एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करा, log 2x का 1/2x और log x प्लस ईटा का सिंपल तरीके से आपने करा, और ये आपका ये हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे और आप मल्टीप्लाई करके देखो, मैंने एलसीएम लेके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। और फर्स्ट में क्या करा मैंने, log m माइनस log n का log m/n बना दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल आपका एक सिंपल एक्सप्रेशन है, आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, 1 एन ईटा तो बाहर रख दिया, 1/x प्लस ईटा का आपने x प्लस लॉग लगा दिया। सिंपल आपने लिमिट पुट करी है, एल्जेब्राइक कैलकुलेशन, सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन से आपका log की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आंसर ये आ गया। अब ये तो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्साई और ईटा के लिए सॉल्व करा। अब वो क्या कह रहा है, एक्साई को x से और ईटा को y से रिप्लेस कर दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और इसी टाइप का करते हैं, बिल्कुल सिमिलर सा ही केस है। ऑब्टेन द सॉल्यूशन, वैलिड कौन से रीजन में करना है, x और y दोनों पॉजिटिव हैं और x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि x और y का प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो जब आप पॉइंट एक्साई ईटा चूज करोगे वो आपने इसी रीजन से चूज करना है, एक्स वाई लेस देन 1 रीजन से चूज नहीं करना है। यहाँ पर देखो कर्व सी है, वो आपको क्या गिवन है, हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू 1, और उस कर्व पे z और करली z बाई करली x की वैल्यूज गिवन है। तो मतलब आपने इक्वेशन नंबर 8 का यूज करना है। ये इक्वेशन आपको बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसी सेम दी हुई है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में रिपीट नहीं कर रही हूँ। देखो इसे जनरल से कंपेयर करा तो ए बी सी तीनों जीरो आ गए, एफ एक्स वाई ये बन गया। ये आपका एम ऑपरेटर का फार्मूला है। एम ऑपरेटर का ए बी सी जीरो पुट करते ही सिंपल ये इसके इक्विवेलेंट आ गया। तो ग्रीन फंक्शन हमने चूज कर लिया, w इज इक्वल टू 1। ये आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 पे आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला आपका जनरल इस टाइप का होता है, ठीक है। अब आपको जो रीजन चूज करना था वो कहाँ से चूज करना था, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 से। तो मैंने इस अपर रीजन में कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, एक्साई और ईटा। तो ये आपकी लाइंस बन गई। ये जो अंदर वाला रीजन है ये आपका कौन सा रीजन हो गया, आपका रीजन डी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू एक्साई, यानी कि इस पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट है एक्साई, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1/x। x 1/y है या y 1/x है, तो यहाँ x एक्साई है तो y क्या आ गया, 1/xi, ठीक है।
इस वाली लाइन के पैरेलल अगर हम देखें तो y की वैल्यू ईटा है, तो x की वैल्यू उसका क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन निकालने के लिए अपनी वही 8th जो आपकी इक्वेशन थी उससे जो भी आपका फार्मूला था एज इट इज वो फार्मूला लिख दिया। चलो अब अपनी कंडीशन यूज करते हैं। जो आपका पॉइंट ए है या पॉइंट ए टू बी, ए से बी, ये जो पोर्शन है ये आपका कर्व पे ही है। इस पूरे कर्व पे z की वैल्यू क्या है, 0 गिवन है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन भी 0 और आपका ये वाला पार्ट भी 0। ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। अब इस वाले पार्ट में a टू b जब आप जा रहे हैं तो आपका z क्या है, 0, इसलिए ये वाला पार्ट भी 0। W आपने 1 चूज ही किया है और करली z बाय करली x की वैल्यू क्या है, 2y बाय एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है W की वैल्यू 1 और करली z बाय करली x की मैंने वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर W1 और fxy की वैल्यू 1 बाय एक्स प्लस वाई पुट कर दी। थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क, इंटीग्रेशन पार्ट है और कुछ अब यूज नहीं करना, तो मैंने दोनों को सेपरेटली सॉल्व करने के लिए इसे I1 और इसे I2 से डिनोट कर लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो a से b जब आप जा रहे हो तो x की वैल्यू 1 बाई ईटा से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, b तक। तो देखो मैंने इसकी लिमिट ले ली, सॉरी b तक नहीं, एक्साई तक। तो आपकी लिमिट क्या होगी, 1 बाई ईटा से एक्साई। और अब आपको इसका जो था वो इंटीग्रेशन करना था, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ। एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, क्या फ़ायदा हुआ उससे मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई के प्रोडक्ट की वैल्यू, क्योंकि ये सारा पार्ट आप कर्व सी पर कर रहे हो ना, और पूरे कर्व पर एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 1। तो मैं क्या करूँगी, एक्स वाई को 1 पुट करके इस इक्वेशन में से आपने y वेरिएबल हटा दिया, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x, लिमिट पुट कर दी, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें बात करनी है अपने सेकंड इंटीग्रल की। अब ज़रा सेकंड इंटीग्रल पर आप जब आओगे, अभी मैं वहाँ से आपको बताने से पहले एक बार ज़रा कर्व से थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आप इस कर्व पे, अब क्योंकि एक्चुअल में क्या करना है आपने, विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y 2 बार इंटीग्रेशन करना है। तो अब एक बार तो मुझे ये चेक करना है कि y की वैल्यू कहाँ से आपने कहाँ तक लेनी है, ठीक है, और x की वैल्यू आपने कहाँ से कहाँ तक लेनी है। ठीक है, तो एक बार मेन आप ये लिमिट्स अगर समझ ले तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1 बाय एक्स प्लस वाई, और ये साथ में है, पहले आपका dy कर रही हूँ मैं। जब ये dy कैलकुलेट हो जाएगा, जो आंसर आएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू हम x इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब ज़रा इस रीजन में बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह ही अगर हम देखें तो जो x की वैल्यू है वो आपकी 1 बाई ईटा से शुरू होती है और कहाँ तक जा रही है, एक्साई तक। तो यहाँ भी सेम आपने x की लिमिट वही लेनी है, 1 बाई ईटा, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्साई। ठीक है, अब मेन आपने समझनी है y की लिमिट। अब ज़रा ध्यान से देखें, ये जो पूरा रीजन है बाउंड हो रहा है y की कितनी मैक्सिमम वैल्यू से, y इज इक्वल टू ईटा। ठीक है, और अगर y की जनरल वैल्यू की बात करें, x के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, 1 बाय एक्स। अब वहां पर जो आपका पिछला एग्जाम्पल था वहां पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही थी, तो वहां से अप टू हमने y इज इक्वल टू एक्स तक चलाया था, y और x सेम थे ना। अब यहाँ पर आपके पास आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, तो अपर लिमिट तो आपके पास मैक्सिमम क्या हो गई इस रेंज की, ईटा। और आपने कहाँ से शुरू करना है, वेरिएबल तो इंक्लूड रखना है ना, y और x के बीच में जो भी रिलेशन था वो हमने पुट कर दिया। अब अगर किसी क्वेश्चन में y की मिनिमम वैल्यू होगी तो वो हम लोअर लिमिट लिखेंगे, और अपर लिमिट में फंक्शन से y की जो भी वैल्यू आती होगी वो निकाल देंगे। यहाँ आपके पास मैक्सिमम वैल्यू थी तो वो मैंने अपर लिमिट लिखी, और फंक्शन से y की x की फॉर्म में जो भी वैल्यू आ रही है वो निकाल देंगे। अब बस आपने सिंपल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिए यही लिखा है हमने बिल्कुल सेम। अब ये लिखने के बाद मैं सिंपल अंदर वाला इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो 1 बाय एक्स प्लस वाई, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, y प्लस ए,
log ऑफ x प्लस वाई आ गया, लिमिट्स पुट कर दी हमने, बिल्कुल सेम प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह, क्योंकि log का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो मैंने मल्टीप्लाई में 1 लिख के 2 फंक्शन बना लिए। तो देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अब ज़रा देखो इस वाले पार्ट में, दिखने में क्वेश्चन बहुत लेंथी है लेकिन एक्चुअल में सिंपल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज और लिमिट्स यूज हो रही हैं और कुछ नहीं। सारे पार्ट में मैंने देखो एक्साई पुट कर दिया, फिर पूरे पार्ट में मैंने 1/ईटा पुट कर दिया, यहाँ तक हो गया सॉल्व। फिर इस इंटीग्रेशन में इस x को तीनों टर्म से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग में जब माइनस का साइन आता है तो वैल्यू डिवाइड में आ जाती है, प्लस का साइन जो भी होगा वो वैल्यू मल्टीप्लाई में। तो देखो ये और ये प्लस में है दोनों टर्म, तो लॉग को सिंप्लीफाई करूंगी तो देखो ये दोनों एंगल मल्टीप्लाई में आ गए, ये वाला एंगल माइनस में था तो इसका जो एंगल था वो डिवाइड में आ गया। ऐसे ही यहाँ इसके साथ ये वाली टर्म एक्चुअल में प्लस में है तो ये दोनों एंगल मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये माइनस में है तो इसका एंगल डिवाइड में आ गया। हो गया ये तो सिंप्लीफाई। अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, ऐसा भी कुछ कंपलसरी नहीं है कि जो मेथड बुक में यूज़ किया हुआ है एग्जैक्टली आप उसी से सॉल्व करो, आपकी मर्जी है, आप किसी मर्जी मेथड से आप यूँ समझ लो, या ईटा एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी वैल्यू आपके पास समझ लो a है और आपने सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो x बाय एक्स प्लस ईटा था, मैंने ऊपर ईटा ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, एक बार x प्लस ईटा में अपॉन x प्लस ईटा करा, 1 बन गया और इधर ये बन गया। अब इसका तो सिंपल लॉग करके इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करा, ये जो 2x² था मैंने इसमें 2 समझ लो ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जब मैंने इसमें 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ये लो मैंने 2 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, सभी में से 2 कॉमन निकाला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 बन गया और ये माइनस 2 बच गया। सभी टर्म्स का सिंपल इंटीग्रेशन करा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि देखो 1 1 और -2 ये आपस में क्या हो गए आपके कैंसिल, दोनों टर्म्स का ये टेंजेंट इनवर्स और ये लॉग बन के इंटीग्रेशन करा, लिमिट्स पुट करी, लॉगरिथम की log m माइनस एन को log m बाई एन करा। यहाँ पर हमने देखो इस वाले पोर्शन को जब सिंप्लीफाई करा ना तो सब कुछ कैंसिल हो गया, ये वाला सारा पार्ट इक्वल टू किसके बन गया 1, log 1 आपका क्या होता है 0, तो ये वाली टर्म खत्म हो गई आपकी। आपने सिंप्लीफाई करके अपना i1 और i2 की टर्म प्लस में लिख दी, जो कैंसिल हो रहा था हमने वो कैंसिल कर दिया। अब क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल आपके सेम आए हैं तो ये आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका ये आंसर आ गया। अब इसमें एक्साई की जगह x और ईटा की जगह जैसे ही आप y पुट करोगे आपका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन हैं उनमें भी आप ध्यान से देखोगे z और करली z बाय करली x की, एक बार कर्व y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ भी कर्व y इज इक्वल टू एक्स, बस आपको इनकी वैल्यूज चेंज करनी है बिल्कुल आपके सिंपल तरीके से, जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल किया था काफ़ी हद तक वेरी सिमिलर आपके वैसे ही ये दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे सॉल्व। थैंक यू।